नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। अब इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पीएम से मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के नाम की घोषणा अब जल्द हो सकती है। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर पेच फंसा हुआ है। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी। अब सीएम ने नए प्रदेश अध्यक्ष और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के विचार विमर्श किया। इसके अलावा प्रदेश में नई नियुक्तियों को लेकर के भी इसमें गहन मंथन हुआ था। सीएम प्रदेश में रोहतक पहुंचने के बाद एक बार फिर से दिल्ली पहुंचे हैं और हरियाणा भवन में ठहरे हुए हैं। तो दिल्ली दौरे के बाद रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान सीएम ने कोरोना काल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को जनता के सामने रखा। विपक्ष पर पलटवार करते हुए सीएम ने अपने ही अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में जहां के वो रहने वाले थे वहां चले गए थे, उनमें से उनकी वापसी शुरू हो गई है। ऐसा मान के चलना चाहिए कि लगभग 85-90% काम ये अपनी पटरी पर आ चुका है। अगर हम उसका मूल्यांकन करें, प्रदेश का जो रेवेन्यू है उस नाते से यदि मूल्यांकन करते हैं तो हमारा एक्साइज का जो रेवेन्यू आता था वो प्राय तो उसी से मान सकते हैं कि कितनी गतिविधियां शुरू हो गई। वो प्राय पिछले वर्ष के बराबर आ चुका है। जीएसटी पिछले वर्ष के मुकाबले में थोड़ा कम है, वरना ये कह सकते हैं कि इस जुलाई के महीने में वो उसके बराबर आ जाएगा। पावर की कंजम्पशन ये जरूर अभी 80% जितनी पिछले वर्ष जून में हुई थी, तो इस जून में 80% पावर की कंजम्पशन हुई है। सैलरी उतनी नहीं थी। और ये जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है, ऐसे सब रूल्ड स्टेट्स में इन लोगों ने कहीं डेफरमेंट 7 महीने की है, कहीं 10 महीने की है, कहीं 30% की है, कहीं 40% की है। हमने अपने विधायकों के सैलरी का कट लगाया 30%। हमने अपने खर्चे सरकार के जरूर कम किए। कोई नई परचेज जो सरकारी है उसको रोक लगा दी। ये सारी चीजें कोरोना के समय में जनता को तकलीफ ना हो, इसके लिए हमने किया है। जनता को जो तकलीफें थी उसके अंदर जिन लोगों के काम चले गए, गरीब आदमी अपना घर का गुजारा कैसे करे, उनको आर्थिक सहायता। इस नाते भी अगर मैं कहूँ कुल मिलाकर 16 लाख लोगों को कुल 700 करोड़ रुपया, ऐसा ये 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक ये हमने। उधर कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के घोटालों का खामियाजा भुगत रहे हैं पीटीआई टीचर। सैनी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी कर्मचारियों को हितों का ख्याल रखा है। सैनी ने अभय चौटाला पर भी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और अभय चौटाला की सरकार से थक चुकी थी। रणदीप सुरजेवाला इधर उधर की बात करते हैं, वो इस जिला से हैं, यहाँ से वो विधायक भी रहे हैं और उस सरकार के अंदर वो प्रमुख भूमिका में थे जिस सरकार के अंदर उन पीटीआई टीचर्स को भर्ती किया गया है। और आज उनकी गलतियों के कारण, चाहे वो सुरजेवाला है चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन लोगों की गलतियों का खामियाजा वो टीचर्स भुगत रहे हैं। उन गलतियों का खामियाजा हमारे गेस्ट टीचरों ने भुगता है, परंतु उन गलतियों का खामियाजा जो हमारे पुलिस के कर्मचारी थे उन्होंने भी भुगता है। परंतु अभय चौटाला के पल्ला तो कुछ है नहीं है। वो कहाँ की सहावा में बात कर रहा है। उसकी सरकार भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखी है। अकेला व्यक्ति है वो प्रदेश की जनता को गुमराह करता रहता है। उसकी मंशा है, क्योंकि पीछे भी जो शासन रहा है कांग्रेस और इनेलो का, वो ज्वाइंट सरकार चलती थी, चेहरे बदलते थे, नीतियाँ नहीं बदलती थी। उनकी सरकारों में नीतियाँ सेम रहती थी। लोगों का विश्वास इन लोगों से उठ चुका था और जब लोगों का विश्वास उठा तो आज ये हालात उन लोगों के सामने है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे आईएन है। वहीं करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल में एक महिला टीचर ने स्कूल मालिक अजय भाटिया पर रेप का आरोप लगाया और महिला ने इस मामले में स्कूल मालिक अजय भाटिया पर कई संगीन आरोप लगाए।
इसके बाद करनाल के तहसीलदार राजबख्श पर भी शोषण के आरोप लगाए। तो पीड़ित महिला का क्या कहना है और उसको किस तरह से धमकाया गया, आप खुद ही सुनिए। हम तेरे को ऐसे उठवा देंगे 1 मिनट में, तेरे को पता भी नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे तू यहाँ से भाग गई है, किसी के साथ गायब हो गई है, पर्चे छपवा देंगे तेरे पर। अपने मुझे न्याय मिलेगा और मुझे अपने न्याय ही चाहिए। मुझे, मैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की अच्छी तरह इनको पता लगेगी। जब से मैं हटी हूँ 15,100 है। अगर मैंने ब्लैकमेलिंग करनी थी तो मैंने उससे पहले क्यों नहीं की? 2.5 साल से इस स्कूल में ये रूल है कि जब एक टीचर लग गई है, फरवरी मार्च में सबकी सैलरी बढ़ती है, मेरी क्यों नहीं बढ़ी? ये इन्वेस्टिगेशन मैं चाहती हूँ। मैं ही एक अकेली हूँ कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। उधर स्कूल मालिक अजय भाटिया से किस तरह महिला ने की मुलाकात हुई और कैसे उसे इसका शिकार बनाया गया, महिला के आरोपों को भी सुनिए। 18 में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी हिंदी टीचर के लिए। जैसे ही मैं इंटरव्यू देके निकली तो अजय भाटिया अपने प्रेसिडेंट रूम में बैठा था। उसने मुझे किसी के थ्रू मैसेज देके अपने रूम में बुलाया और बोले, आप यहाँ कैसे आए हो, क्या आपका इंटरव्यू हुआ है? मैंने कहा हाँ जी सर, मेरा इंटरव्यू हुआ है। कहते आपकी सिलेक्शन नहीं हुई? मैंने कहा नहीं सर, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। कहने लगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन पूछी और उन्होंने मुझे कहा अगर आप इस असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पे लगना चाहते हो तो क्या लग सकते हो? मैंने खुशी से बोल दिया हाँ सर, बिल्कुल लगना चाहती हूँ और लग सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद मैं वहाँ पर कंटिन्यू करती रही। तो ऐसा क्या हुआ जब आपको नौकरी मिल गई? तो इस लाइब्रेरी यहाँ संडे में ड्यूटी लगती है रोटेशन वाइज। जब मेरी संडे की ड्यूटी आती है लगभग 1.5 महीने के बाद, महीने से 1.5 महीने के बाद, तो सिर्फ एक टीचर और एक पीएन होता है उस टाइम लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में पीएन को फोन आता है और पीएन उठाता है उस फोन को। तो उसको मैं उनकी बातचीत सुन रही हूँ, वो ये बोल रहा है कि रेखा मैडम आए हुए हैं। तो वो कहता है फोन रखने के बाद कि मैम साहब का फोन आया है और आपको कोठी पे बुला रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? क्या मैम वहीं जाके पूछ लेना। तो मैं वहाँ जाती हूँ और वो अपने घर पर अपने रूम में अकेला होता है और वहाँ पर वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता है और वहाँ पर अत्याचार मेरे साथ होता है। तो तब आपने विरोध भी? मैं अड़ी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह डरा दिया कि यहाँ पर जितनी भी टीचर्स हैं, फीमेल स्टाफ्स, मैं सभी के साथ, मैं हैबिचुअल हूँ इस चीज का, मेरी हैबिट है, मैं सभी के साथ ये काम करता हूँ। मैं उनकी बातें सुन के एकदम सुन रहेगी कि ये कैसा स्कूल है। मैं उनकी जो पर्सनैलिटी पहले सोचती थी उस हिसाब से वो मुझे अपोजिट लगा बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया कि हमारे स्कूल में ऐसा ही काम होता है और उसके बाद अगर तुम बाहर बताओगे या कहीं पर कोई भी बात करोगी तो तेरे घर वाले को उठा के हम कोई किसी भी केस में डालवा देंगे, नशे में, रेप में, किसी भी केस में। वो सरकारी कर्मचारी है, 1 मिनट में टर्मिनेट हो जाए। तो महिला का यह कहना है कि उसके साथ अत्याचार किया गया। आरोपी स्कूल मालिक ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके महिला को मजबूर किया। मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया और मुझे बताने के लिए भी ये कह रहे हैं भी बात दबानी है आपने, बताना नहीं है। हमारे एसपी के साथ संबंध है, हम उनके पास लड़कियां सप्लाई करते हैं। तो तहसीलदार के संपर्क में कैसे आप आते हैं? तहसीलदार के इनके मित्र से आना जाना था, कैसे संपर्क में? मुझे जब मेरे से बात हुई तब मुझे पता लगा कि इनके साथ इनका संपर्क है। मैं नवंबर 2018 में अपनी लाइब्रेरी में बैठी होती हूँ। वहां पर एक लड़की आती है मेरे पास, उसका नाम है, जो सेक्टर 6 में लगी हुई है, नर्स है। वो मेरे पास आती है कि आप कोठी पे आपको बुलाया जा रहा है। मैंने कहा मुझे अभी मैसेज मिला था कि मैम से कि उन्होंने बोला है कि आपको कोठी पे जाना है, मैं आती हूँ अभी, क्या काम है? तो उन्होंने कहा वो साहब ही बताएंगे आपको काम, अजय भाटिया जी। तो मैं उनके उसमें जाती हूँ तो वहाँ पर वो बेड पे बैठी होती है उसके साथ और डायरेक्टली सर कहते हैं अपना फोन दो। जब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि हो सकता है ये मैंने फोन करते इनको पकड़ी गई हूँ या मैंने फोन किया, ये अलाउड नहीं है, शायद मेरा इसलिए फोन मांग रहे हैं। तो मैंने अपना फोन उनको दे दिया। उस फोन लेके उन्होंने मेरे फोन से नंबर डायल करा और मुझे नहीं पता क्या नंबर डायल करा। उसके बाद नंबर डायल करने के बाद उन्होंने कहा ये लड़की है, नीलोखेड़ी रहती है और इसको आप फोन कर लेना। जो तहसीलदार रहते हैं सर ये ज्वेल्स होटल के लिए मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि ज्वेल्स होटल में जाओ। मैं हर टाइम उनके इसी बात को रिजेक्ट कर रही थी कि सर मैं नहीं चाहती, अगर मैंने नौकरी करनी है तो मैं अपने उस पर करूंगी, मैं ऐसे नहीं नौकरी करूंगी, यहाँ पर मैं नौकरी छोड़ के चली जाती हूँ। वो मुझे हर बार यही धमकी देते थे, अगर नौकरी छोड़ के जाएगी हम तेरे को बदनाम कर देंगे, हम तेरे को पूरे शहर में पर्चे छपवा देंगे तेरे। यही इन्होंने मेरे साथ हर टाइम। तो वही महिला की अब ये मांग है कि उसको न्याय मिले और आरोपियों को अरेस्ट किया जाए।
सिर्फ न्याय चाहिए। क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? मैं चाहती हूँ वो अरेस्ट होए, उनके खिलाफ कार्रवाई होए। जो उन्होंने इतना बुरा अत्याचार मेरे साथ किया है वो आगे किसी टीचर के साथ ना करें। मेरे को हरासमेंट झेलनी पड़ी सर, परिवार तक तो मैंने बताया ही नहीं अपने। मैंने ये बात 20 तारीख को बताई है अपने परिवार को, 20 मई को। उसके बाद कार्रवाई करवाई है हमने। सिर्फ न्याय चाहिए। क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? मैं चाहती हूँ वो अरेस्ट होए, उनके खिलाफ कार्रवाई होए। जो उन्होंने इतना बुरा अत्याचार मेरे साथ किया है वो आगे किसी टीचर के साथ ना करें। मेरे को हरासमेंट झेलनी पड़ी सर, परिवार तक तो मैंने बताया ही नहीं अपने। मैंने ये बात 20 तारीख को बताई है अपने परिवार को, 20 मई को। उसके बाद उधर करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने एसआईटी की टीमों का गठन किया है और मामले में एसआईटी की टीम का नेतृत्व डीएसपी जगदीप दोहन करेंगे। इसके साथ ही महिला थाना प्रभारी कविता दलाल उनका सहयोग करेंगे। यदि कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमन की कंप्लेंट आती है तो उसमें तुरंत एफआईआर की जाती है। ऐसे ही जिस दिन कंप्लेंट प्राप्त हुई सेम डे एफआईआर दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसआईटी गठित की गई है और शीघ्र ही सारी सच्चाई इसमें क्लियर हो जाएगी। उसका एसआईटी बनाने का कारण ये है कि जो कंप्लेनेंट है उनके खिलाफ भी एक कंप्लेंट थी कुछ एविडेंस के साथ, जो इंक्वायरी के बाद एक वो केस भी दर्ज किया गया एक्सटॉर्शन का। तो दोनों मामलों में अलग अलग एसआईटी बनाई गई है और जल्द ही इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इस केस को लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाए। फिलहाल कोई गिरफ्तारी वगैरह किसके नाम? इससे ज़्यादा अभी मैं, क्योंकि अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन। उधर नरवाना में नगर परिषद के प्रधान का ताज लगभग 9 माह के बाद बीजेपी समर्थित वार्ड नंबर 4 की पार्षद सुनीता चोपड़ा के सिर सजा है। वहीं उप प्रधान वार्ड नंबर 8 के पार्षद कांग्रेस समर्थित राजकुमार बने हैं। दोनों प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन चुनाव में नरवाना के 5 पार्षदों और हल्का विधायक ने हिस्सा नहीं लिया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल ने भी चुनाव में हिस्सा लिया। सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि मौजूद सभी पार्षद ने निर्विरोध प्रधान और उप प्रधान उनको चुना है। उन्होंने कहा कि प्रधान और उप प्रधान की कुर्सी खाली होने के कारण नरवाना के विकास कार्य रुके हुए थे, लेकिन अब नरवाना शहर के कार्यों को गति मिलेगी। मैं भी एक वोटर के तौर पर यहाँ पर आई थी और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि प्रधान पद के लिए भी सुनीता जी का नाम जो है वो प्रपोज किया गया और सेकंड किया गया और कोई दूसरा नाम जो है प्रधान पद के लिए नहीं आया। और इसी तरह से राजकुमार जी का नाम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए अनुमोदित किया गया और सेकंड भी किया गया और इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कोई दूसरा नाम नहीं आया। तो बहुत आप सब लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद और बहुत खुशी की बात है कि निर्विरोध जो है नरवाना जिला परिषद के नगर परिषद के जो हैं प्रधान और उप प्रधान दोनों चुन लिए गए हैं। और अब जब ये नोटिफाई हो जाएंगे तो फाइनल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि कोई है ही नहीं विरोध में तो आप मान के चल सकते हैं कि नरवाना नगर परिषद को नया प्रधान और नया उप प्रधान मिला है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तरक्की के रास्ते पर नरवाना चलेगा, जो पिछले इतने दिनों से जो है वो काफ़ी बहुत चीज़ों में पिछड़ा हुआ था। तो अब पूरी मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर और नगर परिषद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से। तो वहीं महंगाई की मार से इस वक्त आम जनता परेशान है और ऐसे में सब्जियों के रेट इस वक्त प्रदेश के अंदर क्या है, आइए ग्राफिक के जरिए आपको यह भी दिखाते हैं। सब्जी का भाव टमाटर की अगर बात कर ली जाए तो 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, यानी कि आसमान छूती हुई महंगाई इन सब्जियों पे नजर आ रही है। आलू भी 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अब मिल रहा है। प्याज की अगर बात करें तो हालांकि ये 20 रुपए प्रति किलो है। सब्जियों का भाव इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। बैंगन की बात की जाए 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बैंगन मिल रहा है। अरबी की बात करें तो ये 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिलेगी। साथ ही साथ भिंडी 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही। नींबू 40 रुपए प्रति किलो है। तो सब्जियों का भाव बढ़ा है। एक तो कोरोना काल और ऊपर से महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। करेला 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, खीरे की बात की जाए तो 30 रुपए प्रति किलो। तो कुल मिलाकर के सभी सब्जियों के जो दाम हैं वो बढ़े हैं। हरी मिर्च 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। तो ये वो तमाम सब्जियां हैं जिनके दाम बढ़े हुए हैं। लहसुन की बात की जाए तो 100 रुपए प्रति किलो लहसुन का भाव हो गया है। तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में भिवानी में हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने इस पूरे सब्जी मंडी का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की महंगाई। जी हाँ, अब सब्जियों पर भी उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। बात अगर टमाटर की करें तो टमाटर जो है उसकी लाली अब
पानी निकालने लगी है। लोग बेहद परेशान हैं और सबसे पहले ये बताएंगे कि भाव पहले क्या थे और आज क्या भाव हैं। भिवानी की सब्जी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जो मासाखोर बैठते हैं, जो यहाँ पर अक्सर सब्जियां बेचते हैं, उनसे बात करेंगे कि पहले क्या भाव थे और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए किस तरह के भाव हैं। मैं आपसे बात करूँ, सर आपका नाम क्या अंकल जी? सूरजवान। सूरजवान जी, कितने साल से यहाँ पर जो आप 20 साल से काम करते हैं। टमाटर की बात करें, क्या महंगाई की जो मार आजकल देखी जा रही है? अपना लोकल टमाटर खत्म होने के बाद धीरे धीरे ये महंगा होता जाता है। इस टाइम शिमला का टमाटर आता है, क्यों पहाड़ी इलाके का टमाटर है इसलिए ये महंगा रहता है। क्या भाव आजकल बेचते हैं? आजकल ये 40 से लेके 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो तक भी बिक रहा है टमाटर। पहले क्या भाव देते थे? पहले कुछ दिन पहले 20 था, उससे पहले कई दिन 10 रुपए किलो था जब लोकल टमाटर चलता था। अब तेज है। तो वजह यही है कि महंगाई की भी कोई मार हो? हाँ, महंगाई की मार है। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, किराए महंगे हो गए, इसलिए महंगा है। सब्जियों की बात करें वो कितनी महंगी है? दूसरी महंगी तो 5-4 रुपए किलो का ही फर्क है, बाकी वही भाव है। घिया 20 रुपए किलो है, भिंडी तेज है, भिंडी 30 रुपए किलो है। सूरजवान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई की मार जो है इन सब्जियों पर भी इन दिनों देखी जा रही है, क्योंकि टमाटर जो 50 रुपये धड़ी यानी 5 किलो टमाटर वो 50 रुपये का मिलता था, वही टमाटर आज 50 रुपये प्रति किलो, 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़नी। और अगर घर की रसोई की बात करें, आलू प्याज टमाटर ये वो चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। टमाटर जो है काफ़ी महंगा हुआ है, 50-60 रुपये किलो के हिसाब से। कौन ज्यादा टमाटर तो जी नहीं खरीद नहीं रहे? खरीदार है 50 रुपये किलो देंगे कौन काट। पहले क्या भाव लेते थे? 10 रुपये किलो। 10 रुपये सस्ता मिलता था पहले? जमा सस्ता। तो अभी फिर खरीदना बंद कर दिया, कम कर दिया खरीदना? खरीदना बंद कर दिया जी। नींबू खाओ 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो के हिसाब से नींबू की अगर बात करें। हालांकि जो विटामिन सी की बात की जाती है, खट्टी चीज़ें खाने के लिए सलाह भी दी जाती है। कोरोना वायरस से अगर संक्रमण के खतरों को रोकना है तो टमाटर भी उनमें एक बताया जाता है, और इस वजह से लोगों ने खरीदना तक कम कर दिया है। ताई आपसे बात करूंगा मैं, टमाटर जो है काफ़ी महंगा मिल रहा है। बहुत महंगा मिल रहा है, हम तो खाते ही नहीं। आधी बीमारी आती है, हम नहीं लोग खाते। टमाटर मना कर रखी है। टमाटर खाना ही लोगों ने बंद कर दिया है, और वजह उसके पीछे यही बताई जा रही है कि महंगा हो रहा है। और तमाम लोग, मैं आपसे बात करूँगा, मैं क्या बोलूँ नहीं था बाबूजी, मैं बोलूँ नहीं था। क्या टमाटर जो काफ़ी महंगा बेचा जा रहा है, वजह क्या इसके पीछे? पीछे महंगा आ रहा है ना। पीछे कितना आता है, किस दाम से आता है? 30-35 रुपये थोक में पड़ जाता है टमाटर, तो इस वजह से महंगा आ रहा है। अगर प्याज की बात करें, प्याज क्या भाव? प्याज 13 रुपये किलो है, 16-15 रुपये बिक रही है। आलू 21 रुपये किलो है थोक में, 24-25 बिक रहा है। तो टमाटर ही महंगा है। हाँ, टमाटर ही महंगा है। हरी मिर्चों की बात करें, हरी मिर्च बिकती नहीं है, लेते ही नहीं लोग। क्या भाव है? 10 रुपये किलो है, 15-20 बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा टमाटर की बात, तो टमाटर को ले टमाटर भी महंगा है, टमाटर ही महंगा है। लोग ले भी रहे हैं महंगा। हाँ, ले रहे हैं, ले रहे हैं। क्या आप क्या भाव बेच रहे हैं? 40 रुपये 35 रुपये, दो रेट है, 40-35। 35-40। और अच्छे टमाटरों की अगर बात करें, वो 50 से 60 रुपये उनकी कीमत मुकर्रर की गई, वो उस हिसाब से यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं। जी बताएं, जी बताएं क्या भाव? सब्जियों के दामों की बात करें, क्या क्या सब्जी बढ़ी है? सारी सब्जी बढ़ रही है। अब तो भिंडी भी तेज हो रही है, टिंडा भी तेज। भिंडी पीछे 30 रुपये किलो 30 आती है, 30 से बेचनी पड़ती है। टिंडा सुबह लोकल आ रही है? हाँ, लोकल भिंडी है, लोकल टिंडा है। 30 क्या भाव है? टिंडा क्या भाव? टिंडा 40-45 आ रहा है, सुबह 60-50 भी का है, बाद में बाहर की 40। जो सब्जियां आ रही है वो कितनी महंगी है? नहीं, बाहर की सब्जी तो लगभग ये टमाटर है, ये है, अदरक है, ये सब अपने उसी रेट पे है। टमाटर तेज है, बाकी ये चीजें भी महंगी होगी। हाँ, ये चीजें क्यों हुई है? ये क्योंकि मौसम खराब था, जो पहले गर्मी थी, अब बूंदाबांदी होगी तो फसल खराब होती है, तो उसके बाद नई फसल तब आती है जब अच्छी तरह बारिश हो जाती है। मेरा नाम राजमोहन शास्त्री है। राजमोहन शास्त्री जी, जो कि मंडी में मासाखोर का काम करते हैं। साफ तौर पर देखा जा सके हरी सब्जियों पर भी मार पड़ी है, और उसके पीछे वजह ये बताई गई है कि जब मौसम खराब होता है, पहले गर्मी थी, गर्मी के बाद जब बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई, बारिश के बाद जब फसलें खराब होती हैं, निश्चित तौर पर जब आवक कम होगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। उधर भिवानी में एक व्यक्ति के द्वारा देर रात फेसबुक पर लाइव आकर खुद की बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था
और वहीं के एक कर्मचारी पर आत्महत्या के लिए परेशान करने और अस्पताल प्रबंधन पर समाधान न करने के आरोप लगाए। बीती देर रात घर से निकलकर और हुड्डा पार्क में आकर फेसबुक पर लाइव आया। ये व्यक्ति सेक्टर 13 निवासी 38 वर्षीय साबू है। साबू रेवाड़ी में आंख के एक निजी अस्पताल कृष्णा आई हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कार्यरत है। खुश नहीं हूँ, अपने परिवार को छोड़ के जाके खुश नहीं हूँ। मैं किसी को छोड़ के जाके खुश नहीं हूँ, लेकिन हाँ मर रहा हूँ। अब मरने के लिए एक मतलब सुशांत नहीं है। सुशांत ने क्या किया, सुशांत ने कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं छोड़ा ना कि मतलब बंदा मर रहा है क्या उसको सुसाइड। मेरे पास कोई भी नहीं है भाई, मेरे पास कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे पास। मैं मर रहा हूँ, मुझे मरना है। मेरे मरने के पीछे ना कृष्णा ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल, उनसे एक बात पूछ लेना, इस बंदे को जब वो बंदा प्रॉब्लम में था उस बंदे को कभी एक बार भी बिठा के पूछ के बात किया क्या इशू था? नहीं, उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने उस ऋषि भारद्वाज, ऋषि यादव, उस बंदे को बिठा के उससे बात करा दिया। और वो मतलब मेरे को निकालने के बाद भी मतलब उस बंदे से अभी भी मतलब वो बंदा काम कर रहा है। कृष्णा ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल, जिसके बारे में मैं आज तक कभी सोचता था कि मतलब मेरे से मतलब मेरे माँ बाप से बढ़ के ही है, गलत है। मैं एक बात बोलता हूँ ममता मैम, आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे को इस लेवल तक अगर कोई लेके आया है ना, इस लेवल तक, आज मैं मरने के कगार पे हूँ। एक बात बोलूँ, छोटी सी बात बोलता हूँ, बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ, मुझसे एक बार प्यार से बात कर लेते। ये ऋषि जो है ना, जो बात कर रहा है बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं मतलब मरते मरते बात कर रहा हूँ, मैं मरते मरते बात कर रहा हूँ। सोच के देखो, कभी सोच के देखना कि कोई बंदा मरता मरता भी बात करता है ना, तो मतलब क्या बात। तो वहीं शिव भक्त कांवड़ियों के लिए खुशखबरी है। जो शिव भक्त भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए फरीदाबाद में डाक विभाग ने एक विशेष सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के तहत इस डाक विभाग में 30 से 250 रुपए मिलीलीटर गंगाजल घर बैठे उपलब्ध होगा। इससे हरिद्वार जाए बिना ही गंगा जल आपको मिल सकेगा। डाक विभाग के मुताबिक अगर आपको गंगाजल घर मंगवाना है तो आपको 250 मिलीलीटर गंगाजल के लिए 45 रुपए देने होंगे। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।